गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है होम साइंस विद अमिता में। तो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हमने जो टॉपिक उठाया है ये है खाद्य संरक्षण का। ठीक है, तो आज है संडे और संडे में मैं 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करूंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? प्रशीतन, खमीरीकरण और निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण। तो आपने इसमें पढ़ा होगा कभी, अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आपने इससे पहले तैयारी करी है या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि खाद्य संरक्षण का ये तरीका है प्रशीतन। प्रशीतन मीन्स किसी चीज़ को ठंडी जगह पे रखना, ठंडे स्थान पे संरक्षित करना। खमीरीकरण, ये खाद्य पदार्थ को खमीरीकृत करके संरक्षित किया जाता है। निर्जलीकरण यानी खाद्य पदार्थ को सुखाकर। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन गलत होगा? वो होगा ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण करके हम कोई भी खाद्य पदार्थ संरक्षित नहीं करते हैं। फिर आता है रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में हम खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं ना, तो इस तरह से कौन सी विधि हो जाती है हमारी? प्रशीतन की, क्योंकि निर्जलीकरण जो है वो रेफ्रिजरेटर में होता नहीं है, खमीरीकरण भी रेफ्रिजरेटर में होता नहीं है, और इनमें से कुछ नहीं, ये ऑप्शन है नहीं। तो ये क्या है? इसका सही आंसर क्या है? प्रशीतन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 अंश फ़ारेनहाइट से नीचे क्या होती है? बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शुक्राणुओं की जो वृद्धि होती है 40 अंश फ़ारेनहाइट से नीचे, बढ़ेगी तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो रुक जाती है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। गहरी हिमभूतीकरण में फ्रीज किए हुए भोज्य पदार्थ कितने ताप पर संरक्षित होते हैं? गहरी हिमीभूतीकरण यानी बहुत ज़्यादा फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बाद उसमें जो खाद्य पदार्थ को हम फ्रीज कर देते हैं, यानी एकदम बर्फ़ के बराबर उसको ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है? वो भोज्य पदार्थ कितने ताप पर संरक्षित होता है? तो वो हो जाता है 0 अंश फ़ारेनहाइट के नीचे। फिर आगे चलते हैं। शीत संग्रहगार का तापमान कितना होता है? शीत संग्रहगार यानी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनका तापमान कितना होता है? तो उनका तापमान होता है 0 से 30 अंश फ़ारेनहाइट। जैसे हम आलू वगैरह और जो है बिना मौसमी फल और सब्जियां जहाँ पे हम संरक्षित करते हैं। चिल संग्रहगार का तापमान कितना होता है? चिल संग्रहगार का तापमान होता है 32 से 45 अंश फ़ारेनहाइट होता है, जहाँ पर चीज़ों को फ्रीज नहीं किया जाता है बट ठंडी रहती हैं चीज़ें। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। अंडा तथा दूध किस तापमान पर सुरक्षित रहते हैं? तो इसका आंसर है 35 से 40 अंश फ़ारेनहाइट तापमान पर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है। बरली को बियर के रूप में किस विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है? जो बरली से बियर बनती है इसको किस विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है? हिमीभूतीकरण द्वारा, ठंडा करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। खमीरीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा? बरली को सुखाकर हम उसकी बियर तो बना नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि हम खमीरीकरण द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ को उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक भीगी अवस्था में रखने के बाद जो उसमें खमीरीकरण की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है तब उससे हम बरली को बियर में बदलते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है। आधुनिक समय में शाक भाजी, मांस, मछली, अंडा, दूध आदि में संरक्षणता का गुण बढ़ाया जाता है? हिमीभूतीकरण द्वारा, खमीरीकरण द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा? किसी भी विधि द्वारा नहीं। आधुनिक समय में साग भाजी, मांस, मछली, अंडा, इनको कैसे संरक्षित किया जाता है? तो मछलियां भी आपने सूखी देखी होंगी, सब्जियां भी आपने सूखी देखी होंगी, मांस
अंडा भी। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण द्वारा संरक्षित करते हैं। कौन सा फल काटने पर भूरा हो जाता है, जिसे रोकने के लिए नमक के घोल में उसे काटकर लगभग 10 मिनट डाले रहने के बाद सुखाने का कार्य करना चाहिए। तो इसमें से अंजीर और केला हो नहीं सकता, अमरूद या आम भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है, सेब या नाशपाती। आपने सेब या नाशपाती को काटा होगा तो तुरंत थोड़ी देर बाद ही उसका कलर बदल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म होना, इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना। तो इसके में क्या आंसर है इसका, उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं है। डिब्बे जिसकी भीतरी तरफ सुनहरी धातु की वार्निश लगी होती है, वह डिब्बे कैसे होते हैं। ऐसे डिब्बे जिनके भीतरी तरफ सुनहरी धातु की वार्निश लगी होती है, वह डिब्बे कैसे होते हैं। तो वह डिब्बे होते हैं फल लेकर्ड डिब्बे। ठीक है। सामान्यतः फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। सामान्यतः जो फल होते हैं हमें किस रूप में डिब्बों में बंद मिलते हैं, तो वो अम्ल में तो मिलते नहीं हैं, नमक के घोल में भी नहीं मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं, शक्कर के शरबत के रूप में मिलते हैं। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को डाल दिया जाता है। मतलब जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ को डिब्बे में भरते हैं, सील कर देते हैं, उसके बाद भी उनको विसंक्रमित किया जाता है कि कोई संक्रमण उसमें लगा ना रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसे हम गर्म जल में डाल देते हैं। फिर आते हैं, डिब्बाबंदी करते समय रसभरी कितने समय तक गर्म जल में रखा जाता है। डिब्बाबंदी करते समय रसभरी जो है वो कितने समय तक गर्म जल में रखा जाता है। तो इसका आंसर है 16 से 20 मिनट। चेरी तथा नाशपाती के डिब्बों को उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त समय क्या होता है। चेरी तथा नाशपाती के डिब्बों को उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त कितना समय लगता है, तो लगता है 20 से 18 मिनट। टमाटर नमकीन के डिब्बे जिसमें जल को पुनः गर्म होने के लिए 0 से 5 मिनट समय दिया जाता है, उसे उबलते जल में रखे जाने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। कितना अतिरिक्त और समय देना चाहिए, 35 से 32 मिनट। टमाटर ठोस पैक के डिब्बे के जल को 0 से 5 मिनट तक गर्म होने के लिए लिए जाने के समय के अतिरिक्त उससे और कितने समय तक उबलते जल में रखना चाहिए, 45 से 42 मिनट। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व डिब्बों को तेल में डुबोकर रखें, नहीं। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, नहीं। डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, नहीं। उनमें तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अगर आपके भंडार गृह में नमी है तो आपको तेल युक्त वस्त्र जो होता है उसे उस बर्तन के चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, जिससे नमी उसमें नहीं लगेगी। जैम बनाया जाता है। जैम बनाया जाता है 4 चरणों में, 3 चरणों में, 2 चरणों में या एक ही चरण में। तो हमें बताना है जैम कितने चरणों में बनाया जाता है। तो जैम बनाया जाता है 2 चरणों में। तो इस प्रकार आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन आपके जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, टीजीटी में हर उसमें एग्ज़ाम में जो है वो आएंगे। तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने नोट्स निकालकर इन्हें नोट कर लीजिए। आज संडे है इसलिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आज ली है। कल से मैं आपको पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको समझाऊंगी, जिससे आप खुद उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकें। क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए आयोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट नहीं करता है और जो क्वेश्चन बहुत ही
घुमा फिरा के वो पूछ लेता है। इसके लिए आपको जो है बहुत डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। थैंक यू।